हेलो फ्रेंड्स, तो अब अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। पिछला साल का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में, बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आता है 70 मार्क्स का। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, कैसे क्या होता है वो देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के आंसर केमिस्ट्री में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो इसको देखते हैं पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव अभी देखते हैं क्या क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लेकिन ये अभी ऑब्जेक्टिव देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में होते क्या है कि रिपीट होते रहता है क्वेश्चन बार बार। एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है ना, इसीलिए बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। इसीलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। 1 से लेकर के 70 तक का ऑब्जेक्टिव हम अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे कि बोला जा रहा है कि इसके बारे में कि क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको समझना होगा कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। बताइए, CHCl3 है, इसका मतलब देखिएगा तो 3 को बोलते हैं ट्राई और क्लोरीन को बोलते हैं हैलोजन, मतलब ट्राई हैलोजन है इसमें, है ना। देखिएगा तो क्लोरोफॉर्म क्या है, ट्राइहैलोजन है, इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक ट्राइहैलोजन है ये। ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न है ये, यानी व्युत्पन्न मतलब वहाँ से लिया गया है, ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न से लिया गया है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म है क्या है, एक ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न है ये इसका क्या हो जाएगा, ये ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न, ये C नंबर हो जाएगा इसका, ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म है एक ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अल्कोहल का समान समूह है। अल्कोहल का समान समूह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि हर वो चीज़ जहाँ OH आ जाए, अल्कोहल का समूह तो OH होता है, जहाँ OH आ जाएगा समझ जाइए वो अल्कोहल का समान समूह है। तो यहाँ पर जो देखिएगा OH के बारे में, कि अल्कोहल का समान समूह के बारे में, OH के बारे में जो देखिएगा तो वो देखिएगा यहाँ कि OH सभी में है ना। OH देखिएगा तो यहाँ भी OH है, जहाँ कि आपको पता होना चाहिए यही ऐसे करके है, ऐसे ऐसे OH। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं ये फ्री वैलेंसी है, यानी कि यहाँ पर आ सकता है तो कौन आएगा, कार्बन ही आ सकता है, तीनों को तीनों। जब तीनों को तीनों कार्बन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब फंक्शनल ग्रुप, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जो खुद 3 अदर कार्बन से अटैच हो, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये अल्कोहल ही है लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल है। इसीलिए हम देखेंगे कि जहाँ OH आ जाए तो वो अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखेंगे एक भी अल्कोहल, एक हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन के पास एक भी नहीं है। जब हाइड्रोजन एक भी ना हो तो समझ जाइए वो टर्शियरी अल्कोहल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा कि इसलिए आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट कि होता क्या है इसमें जो था। इसका तो ये हो जाएगा कि जहाँ कहीं भी कार्बन के पास 4 गो रहता है, 4 इसको फ्री वैलेंसी रहता है, यानी 4 तरफ से कोई और कार्बन जुड़ सकता है। लेकिन इसमें देख बॉन्ड कर दिया, OH रहना ही रहना है, क्योंकि ये अल्कोहल है, OH रहेगा तभी जाकर के हम उसको अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि बोल ही दिया है कि अल्कोहल का समान समूह है, इसका मतलब OH तो ज़रूर होगा। हाँ, भले ही यहाँ जो देखिएगा 3 और कोई कार्बन रह सकता है, यानी कि अल्कोहल उस कार्बन से अटैच है जो खुद 3 अदर कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि यदि एक भी हाइड्रोजन ना हो तो बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो हाइड्रोजन है ये तो OH का है, इसका तो कोई नहीं है। यदि 3 में से एक भी हाइड्रोजन ना दिखे तो समझ जाइएगा कि टर्शियरी अल्कोहल है। ये कहीं ना कहीं ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ इसका तो हो गया, इसका आंसर तो ठीक था ट्राइहैलोजन। इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि OH इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्योंकि इसमें 2 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका 2 जगह कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसमें देखिएगा एक ही हाइड्रोजन है, तो अब देखिए तो यहाँ पर अच्छा 2 हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब क्या है, और एक तो OH फिक्स कर लिया है, तो 3 गो ऐसे ही हो गया, इसका मतलब एक ही साइड से न जुड़ा होगा ये कार्बन से। ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल, मतलब तीनों अल्कोहल है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बोला जा रहा है, तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कि बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा
कि अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूत्र C4H10O के 4 इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल है, तो 4 समावयवी अल्कोहल है। C4H10O के 4 समावयवी अल्कोहल है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसे बोला जा रहा है कि इसमें अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है। यानी इसका कहना यह है कि जब मेथिल का हम मेथिल अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण करते हैं, यानी मेथिल अल्कोहल का CH3OH होता है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो क्या देता है। तो आपको याद रहना चाहिए क्या देंगे इसमें, तो फॉर्मिक अम्ल देंगे। फॉर्मिक अम्ल HCOOH जो होता है, HCOOH ही देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है, यानी जब अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से जो होता है मेथिल अल्कोहल का, तो क्या देता है, HCOOH। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे बोला जा रहा है कि डाईएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि डाईएथिल का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो इसको बोलेंगे बेहोशी उत्पन्न करने के लिए। मतलब क्या, निश्चेतक के रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा निश्चेतक के रूप में। इसका उपयोग होता तो है लेकिन निश्चेतक के रूप में होता है। डाईएथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे आ देंगे, यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखने वाले हैं कि बोला जा रहा है कि कार्बोनिक यौगिक का समान सूत्र है। तो कार्बोनिल जहाँ भी आ जाए तो समझ जाइएगा कार्बोनिल यौगिक का जो समान सूत्र जो होता है CnH2NO होता है। CnH2NO ये हो जाएगा आपका A नंबर, इसका A नंबर हो जाएगा CnH2NO, यानी हो जाएगा यही कार्बोनिक अम्ल का जो देखिएगा तो यही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसको देख करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि CnH2NO। अच्छा, ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2NO। ठीक है, इसका कार्बोनिल यौगिकों का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2NO। A नंबर हो जाएगा इसका CnH2NO। तब जाकर के बोला जा रहा है अगला नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कमरे के तापक्रम पर फॉर्माल्डिहाइड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कमरे के ताप पर जो फॉर्माल्डिहाइड होता है गैस अवस्था में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। कमरे के ताप पर फॉर्माल्डिहाइड क्या है कि गैस है। कमरे के तापमान पर फॉर्माल्डिहाइड क्या है, एक गैस है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कमरे के तापमान फॉर्माल्डिहाइड एक गैस हो गया। तो आइए अगला देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन कौन होगा, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जल में विलेय विटामिन एक फॉर्मूला होता है कीडा, KEDA, कीड़ा मतलब जैसे कीड़ा हम लोग बोलते हैं ना, वही कीड़ा इतना जो होता है वो वसा में घुलनशील है। ये वसा में, जल में नहीं होता, ये वसा में घुल जाता है। ये कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये सब जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो फिर जल में कौन हो जाएगा, तो एक देख लीजिए, तो ये सब छोड़ करके बाद बाकी जो होगा वही जल में घुलनशील हो जाएगा। K नहीं होगा जल में घुलनशील, E नहीं होगा, D नहीं होगा, A नहीं होगा, बाद बाकी और जो ऑप्शन में हो वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें कहता है कि जल में विलेय विटामिन है, तो कीड़ा E आ गया है, तो इसमें आ जाता है D भी, इसमें आ जाता है K भी आ जाता है। इसमें विटामिन B यहाँ दिख रहा है, विटामिन B जो देख रहे हैं ये वाला जो है ये क्या है कि जल में घुलनशील है। बाद में कि कीड़ा तो है वसा में घुलनशील, जल में नहीं था, है ना, ये वसा में था जल में नहीं था। लेकिन यही है कि विटामिन B जो है, विटामिन B जल में घुलनशील है, बाद में कीड़ा ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका क्या आंसर ये हो जाएगा। 9 नंबर के देखते हैं। वह प्यूरिन छात्र जो RNA में उपस्थित होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो वह प्यूरिन छात्र जो RNA में उपस्थित रहता है वो होता है ग्वेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वेनिन हो जाएगा। ग्वेनिन इसका आंसर हो जाएगा। जो रहता है यहाँ पर
कि जो रहेगा कि जो क्षार RNA में जो रहता है वो गुएनिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुएनिन। ठीक है, अब आगे देखेंगे 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। PVC जो है ये क्या है, योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। PVC योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। ठीक है, आगे नंबर देखेंगे, ये जो पॉलीमर से लिया गया है, ठीक है, बहुलक से। अब ऐसे बोला रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो क्या करता है, एक बार हीट यदि हम कर दिए ना, एक बार इसको टेम्परेचर कर दिए और इसके रूप में जिसमें कन्वर्ट हो गया, मान के चलिए ऐसे बन गया, जब एक बार हीट किया तो ऐसे बन गया, तब वो ऐसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं उसका शेप। ठीक है, इसका शेप नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहना है इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक होता है थर्मोसेटिंग भी होता है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक जो होता है कि थर्मोप्लास्टिक तो एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। हीट करने पर यदि एक बार हीट किए और एक बार हीट करके मान के चलिए कुछ बना लिया आप, एक बार हीट करके आप कुछ बना लिए, मान लिया ऐसा बना लिए, फिर से दोबारा हीट कीजिएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा कि उसको अपने जो चाहते हैं, जिस शेप में आप चाहते हैं उसमें उसको बदल सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग सेट कर गया है ना, इसका मतलब होता है वो ये सेट कर गया है, यानी जो एक रूप में दे चुके हैं वो सेट हो चुका है, अब इसके बाद वो बदलने वाला नहीं है, इसीलिए थर्मोसेटिंग बोला जा रहा है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक का जो होता है वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो यहाँ पर PVC जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन इसका अब हम देखते हैं 12 नंबर में, वह दवा जो बुखार कम करती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बुखार कम करती है इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर कम करती है, और टेम्परेचर जो कम करती है ना, वह दवा होता है एंटीपायरेटिक। क्या हो जाएगा, वह दवा जो बुखार कम करती है, इसका मतलब क्या, जो टेम्परेचर कम करती है, और टेम्परेचर कम वही करती है और जो जिसमें इसके लिए प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी होता है एंटीपायरेटिक। इसका आंसर हो जाएगा C, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जो है वो क्या करता है, बुखार कम करती है। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड हम उसको बोलते हैं ना जो क्या करता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोनोसेकेराइड बनता है। तो 2 मोनोसेकेराइड जो बनेगा वो किस में बनेगा, ये इसका कहना ये है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज ये तो हो गया मोनोसेकेराइड है, क्योंकि इसका आप फिर से हाइड्रोलाइसिस कर भी नहीं सकते हैं, फ्रुक्टोज का भी नहीं कर सकते हैं, स्टार्च ढेर सारा हो जाएगा। डाई मतलब जो 2 गो, तो 2 गो देता है कौन, ये सुक्रोज। सुक्रोज क्या है कि ये इसका ये डाइसेकेराइड है, क्योंकि ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है इसका 2 मोनोसेकेराइड देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डाइसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है कि पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहते हैं। तो पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को एक साबुन कहते हैं, इसको एक साबुन कहा जाता है। पामिटिक अम्ल का जो क्षारीय लवण होता है वो साबुन कहलाता है। ठीक है, और 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 15 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कौन इसमें अल्डोल, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन क्रिया करेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो अल्डोल क्रिया यही करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। ये CH3CHO में जो देखिएगा ये हो जाएगा CHO, और यहाँ जो देख रहे हैं C, इसके पास 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही क्या करता है कि अल्डोल संघनन बोलते हैं, अल्डोल संघनन अभिक्रिया को ये होने देता है ये। ठीक है, इसका मतलब CH3CHO इसका आंसर हो जाएगा। CH3CHO मतलब इसका C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में विनेगर में उपस्थित रहता है। तो विनेगर बोलते हैं 6 से 10% एसिटिक अम्ल को, है ना। ये जो देख रहे हैं ये 6 से 10% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। 6 से 10% एसिटिक अम्ल होना चाहिए इसमें, यानी कि क्वेश्चन इसका C नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 6 से 10% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, 6 से 10% एसिटिक अम्ल, ये वाला C नंबर, ये। तब बोला जा रहा है कि CH3COO C2H5 का है। तो देखिएगा ये एक तरह से क्या है, ये एस्टर है। एस्टर में क्या हो जाता है कि सबसे पहले
कि जैसे यहाँ पर CH3 है ना, CO इधर दे दिया है कि C2H5 दे दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एस्टर में IUPAC नेम होता है, तो जो ऑक्सीजन के साथ रहता है इसको पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ तो इथाइल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनोएट होता है। ये इथेनोएट होता है। इथेनोएट क्या है, इथाइल इथेनोएट, इसके वो क्या बोलेंगे, इथाइल इथेनोएट बोलेंगे, एथिल इथेनोएट, हिंदी में इसको एथिल इथेनोएट बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एथिल इथेनोएट कौन है, एथिल इथेनोएट यही है, B नंबर में हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो B नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं एथिल इथेनोएट, ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट इसको बोलते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि एक एमीन का समान सूत्र होता है। तो एमीन का समान सूत्र होता है CnH2n+1। एमीन का समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, एमीन का समान सूत्र CnH2n+1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक देगा। अभिकर्मक है हिंसबर्ग अभिकर्मक जो बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा कि 19 का आंसर हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को ही हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर में ये क्या है ये, तो देखिएगा कि जहाँ से एमीन जुड़ा हुआ है NH2 से, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोल देते हैं हम लोग टर्शियरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी एमीन हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर जो देखिएगा कि NH2 जो देखिएगा यहाँ, जहाँ भी यदि NH2 दिख जाए आपको तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा। यदि यहाँ पर NH2 आना चाहिए, NH2 आ जाएगा, NH2 यदि आ जाएगा तो हो जाएगा प्राइमरी एमीन। यदि NH आ जाएगा तो सेकेंडरी, और केवल N रहेगा तो टर्शियरी होगा, है ना। तो यहाँ पर NH2 है तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। NH2 क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी एमीन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु विघटन अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रहेगा कि धातु विद्युत अपघटन से जो प्राप्त नहीं होता है वो होता है D नंबर, आयरन धातु विघटन जो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आयरन। ठीक है, अगला नंबर में है 36 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय जो ऑक्साइड होता है वो ClO2 होता है, ClOT। इसमें देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा। तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ClO2। ठीक है, अब जैसे देखिए तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय मतलब ये होता है कि जो प्रतिचुंबकीय का ये करे। तो प्रतिचुंबकीय का आयन को जानने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इसमें। तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा इसमें। ठीक, तो बोला जा रहा है कि इसका Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Z29 का यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि 29 का ये हो जाएगा, तो 3D10 4s1 वाला हो जाएगा। 3D10 4s1 वाला हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आगे जो देखते हैं ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है। तो रंगीन हो सकने वाले यौगिक को आप आराम से नाम दे सकते हैं कि Cu2Cl2 हो जाएगा। ठीक है, K4F लोहे की ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, लोहे की ऑक्सीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, K4 ये +2 आ जाएगा। इसका आंसर +2 आ जाएगा, लोहे का ऑक्सीकरण +2। जब तो जटिल आयन इतना में प्रभावी अणु, तो वो देखेंगे इसका फॉर्मूला बताएंगे, इसके थ्रू होता है। जैसे बोला कि 43 नंबर में बोला जा रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है। बॉडी सेंटर्ड में परमाणु की संख्या 2 हो जाएगा। बॉडी BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होता है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। तो रवादार ठोस को ही तो बताना है आपको, ग्लास रवादार ठोस नहीं हो जाएगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस होते हैं। एक क्रिस्टल में देखिएगा तो ऐसे 14 प्रकार का ब्रेविस हो जाएगा।
देखो तो क्या वो है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, तो और 28 हो जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ भी देखिएगा, तो विद्युत एनोड पर विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है, विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर होता है। इसके बाद देखिएगा कि बोला जा रहा है कि 72 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए कितने मात्रा की आवश्यकता है, विद्युत की मात्रा। ध्यान दीजिएगा 72 ग्राम क्या ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो O2 होता है। O2 मतलब हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, O2 है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वही 96,500 कूलम के बराबर हो जाता है। ठीक है, 96,500 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो बशर्ते कि एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 96,500 कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 फैराडे। 1 फैराडे ही होता है इसका आंसर, 1 फैराडे। जंग है, जंग क्या है, एक फेरिक ऑक्साइड है। जंग क्या है, एक फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, आते हैं इधर, हम लोग आते हैं, देखते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट स्थिरांक निर्भर करता है। तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है ना, उसके विशिष्ट स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर करेगा, तो तापक्रम पर करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, तनु NaOH की एसीटेट, मतलब तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तब जब 52 में बोला जा रहा है अधिकांश क्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच होता है, 2 या 3 के बीच होता है। ये अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणक का जो मान होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 या 3 के बीच में होता है कि तब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का स्थिरांक ये दे दिया है। तो बोला जा रहा है इसका ऑर्डर निकालना है। तो इसमें देखिएगा n+1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि इसका पावर देखिएगा, तो पावर में कितना है, n है। देखिए यहाँ पावर में n है और इसके 1 है, तो n+1 दोनों जुट जाता है ऑर्डर में, कोटि में दोनों जुट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा n+1। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा n+1। अब आगे देखिएगा, आगे ये बोला जा रहा है कि पाइसीकरण कारक कौन है, पाइसी कारक कौन हो जाएगा। जहाँ भी आप साबुन देख लीजिएगा वो पाइसी कारक हो जाता है, साबुन जो होता है वो पाइसी कारक हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जाए कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। जब कभी भी हैबर विधि का प्रयोग हो जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पर Fe+ मोलिब्डेनम हो जाता है। ठीक है, Fe+MO इसी का ये आ जाता है। उसके बाद है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है। तो जहाँ H3PO2 देख लीजिएगा, यानी H3PO उधर H3PO3, तो H3PO3 देख लीजिएगा, वही हो जाएगा H3PO2 तो नहीं, H3PO2। यहाँ पर देखिएगा 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि अमोनिया सुखाया जाता है, तो CaO द्वारा सुखाया जाता है ना अमोनिया को। निम्नलिखित में कौन सबसे सरल क्षार है। सबसे सरल क्षार होता है NH3। ये आपको याद रखना होगा कि सबसे सरल क्षार जो होता है ये NH3 होता है। तो बोला जाता है कि SO3 में S का प्रसंस्करण क्या है, sp2 होता है। नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितना होता है। देखिए नाइट्रोजन का तो 3 होता है, लेकिन कभी कभी 4 भी शो कर लेता है, तो 4 हो जाएगा इसका। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है ना, O2 है, इसका मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है O2, इसका 0 नहीं हो पाएगा। बोले कि तो बस इतना 62 नंबर तक देखते हैं, बाद बाकी 8 जो बच गया है इसको, ये वाला इसको अगले दिन देख लेंगे, क्योंकि एक्चुअली टाइम का थोड़ा कमी है, तो अगले दिन आएंगे तो इस चीज़ को भी देख लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।